ठीक है, यहाँ तक हुआ अम्लीय मूलक, ऐसा मूलक केवल का ऋणायन उपस्थित हो, जिस पर केवल ऋणावेश उपस्थित होते अम्लीय मूलक कहते हैं। यहाँ तक हुआ था, कुछ उदाहरण देते, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड के बाद यहाँ ले लेते हैं, हम आपको बता रहे पेरोक्साइड पर कितने आयन होते हैं। आपका 2 ऑक्सीजन का अणु है, परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु से संयोग करता है। ऑक्सीजन के परमाणु के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ इसमें 6 हुए, इसमें भी 6 हुए। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा कर लेगा, तो साझा करेगा, बनाएगा वो तो, लेकिन आपके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अगर ग्रहण करेगा तो इस पर कितने आयन हैं, -2, 2 ऋणायन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण, तब जाकर के एक स्थायी संरचना प्राप्त करेंगे दोनों ऑक्सीजन के परमाणु। तो ऐसे ही आपका हुआ क्या, पेरोक्साइड O2 कितने माइनस होंगे भैया, 2। क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा या किसी लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उस पर ऋणावेश आएगा। इसको कहते हैं पेरोक्साइड। ऐसा अगला अम्लीय मूलक है सुपर ऑक्साइड। अगर सुपर ऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ जैसे हम ले लेते हैं O2 पर -1, एक अगर ऋणायन की आवश्यकता हो रही है, मान लीजिए कोई उगता संयोजी बंध, अगर ये बंध बना रहे तो कोई उगता संयोजी बंध हो जाता, अगर उगता संयोजी बंध हो जाता तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करता है, किसी आपके स्थानीय धाम से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वैसे संयोजी बंध बनाता है। इसलिए इस प्रकार एक ऋणायन को कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ऐसे आगे चलते हैं, नाइट्रोजन से संबंधित ले लेते हैं। जैसे यहाँ होगा नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, आपके 3 अम्लीय मूलक समूह हैं जो नाइट्रोजन से संबंधित हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, आपका नाइट्रोजन के अंतिम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं। अगर अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या करें, इसको चाहिए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने में, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी के लेगा तो 3 ऋणावेश आएंगे, ये आपका कहलाएगा नाइट्राइड ड हो जाएगा, ध्यान देंगे, टा आएगा से बदल जाएगा, आप ध्यान देंगे। 3 इस पर ऋणावेश आ रहे हैं नाइट्रोजन पर, तो आपका नाइट्राइड कहलाएगा। अगर ऐसे दे दो, आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु है, इस पर आपका मान लीजिए -1 आ गया, एक ऋणायन है, -1, ये आपका हो जाता है नाइट्राइट, सिर्फ यहाँ टा हो जाएगा, नाइट्राइट। अगर यहाँ आपका क्या हो जाए,
माइनस वन हो जाएगा तो हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट ऐसे हुआ। नाइट्रोजन से संबंधित हो गया, फास्फोरस संबंधित देते हैं ऐसे, यहाँ नीचे लिख देते हैं फास्फोरस। यहाँ आपका वैसे नाइट्रोजन वैसे फास्फोरस। अंतिम उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, 3 जुड़ा है, ये हो जाएगा फॉस्फाइड, ये हुआ ऐसे आपका PO4 अगर -3 है तो हो जाता है आपका फास्फेट, फास्फेट। जैसे आपका PO3 होगा तो फास्फाइड हो जाता है, ध्यान रखिए फास्फाइड और फास्फेट। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन संबंधित है आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ यानी N2 अगर एक पिरामिड से कहलाता है एमाइड, एमाइड। ऐसे सल्फर है, सल्फर से संबंधित ले लेते हैं। सल्फर के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में 2 चाहिए। अगर 2 चाहिए यस और -2 कहलाता है सल्फाइड, सल्फाइड। अगर आपका SO3 हो तो सल्फाइड SO3, ये होता है सल्फाइड। हो जाएगा -2 सल्फाइड। अगर यहाँ आपका SO4 2 डाल तो सल्फेट, सल्फेट हो जाएगा। क्लियर, अब ऐसे लगभग हो गया आपका। यहाँ देख लेते हैं ऐसे आपका एक होता है KMnO4 के विस्थापित करने नियोजित कर देंगे K प्लस MnO4 माइनस है, यानी MnO4 अगर -1 आ रहा है पर मैग्नेट होता है, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। अगर MnO4 2 डायरेक्ट होता है तो सिर्फ मैग्नेट होता है, मैग्नेट। क्लियर, अगर अम्लीय मूलक आपके क्षारीय मूलक के साथ अगर सोडियम के साथ जुड़ रहा सोडियम परमैंगनेट हो जाएगा, पोटेशियम के साथ जुड़ा पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कैल्शियम के साथ जुड़ा कैल्शियम मैग्नेट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब बनाते हैं यौगिकों का अर्धसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। आपका अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों की आवश्यकता होगी, जो दोनों आप पढ़ चुके। क्षारीय आप पहले वीडियो में पढ़े, अम्लीय आप दूसरे वीडियो में पढ़ रहे हैं, लगभग हो गया है। ऐसे आपका है पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फेरोसाइनाइड, आपका पेरीसाइनाइड, तो वहाँ पर आपका लिख लेते हैं वो भी आपका यहाँ देखिए। अगला मूलक है आपका होता है Fe ब्रैकेट में Cl का होल 6 -4 ये
ये होता है फेरोसाइनाइड। अगर है आपका 3 लगा या 2 लगा तो आपका हो जाता है पेरिसाइनाइड। देखिए यहाँ हो जाएगा या ब्रैकेट में या CN का होल 6 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका फेरिसाइनाइड। ऐसे आपका डाइक्रोमेट होता है Cr2 7 -2 होगा तो आपका हो जाएगा डाइक्रोमेट। अगर आपका Cr4 -2 होगा 6 क्रोमेट। इतना आपको ध्यान में रखें। अगर आपको इतना ध्यान में है तो आप सारी मूलक जान रहे हैं, यौगिकों का अर्धसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार इसको सरल करते हैं। एक उदाहरण देखें। पहला एग्जाम्पल लेते हैं नंबर आपका ले लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। आपको ऐसे लिखकर आ जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट का अर्धसूत्र बताइए। जब आप जानते रहेंगे अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक इसमें कौन सा है तब आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल होगा आपका नंबर 1 सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इसका अर्धसूत्र निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन अम्लीय मूलक है कौन सा क्षारीय मूलक। यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम, यहाँ आप देख रहे हैं डाइक्रोमेट। तो सोडियम आपका क्या है क्षारीय मूलक है। तो इसके नीचे इसको आयन से लिख देते हैं। सोडियम का क्षारीय मूलक है। क्षारीय आयन क्या होता है Na+। आप जानते हैं। ऐसे डाइक्रोमेट अभी आप पढ़े अम्लीय मूलक, इसको आयन से लिखेंगे तो आपको मिला था Cr2 7 -2। लिख ली ये आपका अम्लीय मूलक हुआ है क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक Na+ Cr2 7 -2 ये आपका क्या हुआ क्या करना है ये क्षारीय मूलक Na+ हुआ Cr2 7 -2 अम्लीय मूलक हुआ। ये आयन से आप ये क्या के नीचे लिख ली। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसे क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक पर कितने आयन हैं, आयनों की संख्या कितनी, चाहे आवेश हो चाहे धन आवेश। उसके नीचे लिखिए। इस पर देखिए धन आवेश है, इस पर 1, यहाँ पर आपका 2 आवेश है 2। सिर्फ आयनों की संख्या लिखना है, चिन्ह नहीं देखना है प्लस है कि माइनस है। अब इसको देखिए अनुपात बनाएंगे। 1:2 इससे सरल अनुपात हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे Na का गुणा इसमें वाले इस आयन की संख्या से गुणा कर देंगे। Cr2 7 के गुणा आपके क्षारीय वाले आयन की संख्या से गुणा कर देंगे। अब गुणा करके 10 का 10 नीचे लिख लेंगे। तो Na ये आपको चिन्ह नहीं लिखना है। Na 2 है तो Na
अब यहाँ पर बचा का Cr2O7, एक का गुणा करेंगे तो वही होगा, जैसे 10 का 10 गुणा लेंगे Cr2O7, ये चीज आपका आयन नहीं लिखेंगे, ये आपका क्या होगा Na2Cr2O7 क्या बना आपका सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट ना। ऐसे आप क्या करेंगे, यौगिकों का सूत्र याद कर सकते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं। लीजिए सोडियम परमैंगनेट ले लीजिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम परमैंगनेट, यहाँ दूसरा सोडियम परमैंगनेट। अब इसका सूत्र बनाना, तो सबसे पहले इसमें क्या काटेंगे, तो अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या है, या आपका क्षारीय मूलक है अम्लीय मूलक। सोडियम आपका क्षारीय मूलक है, तो मूलकों को क्या करेंगे, आयन से तुमको उनके नीचे लिख लिया जाएगा। तो सोडियम का मूलक क्या होगा Na प्लस, अब परमैंगनेट का क्या हो जाता है आपका NO एक मैग्नेट का ध्यान रखें। अगर एक लीलावेश होगा तो परमैंगनेट होगा, और -2 लीलावेश होगा तो मैग्नेट होगा। ये दोनों हो गए। अब देखेंगे इन पर आयन कितने हैं, इसकी आयनों की संख्या क्या है। सोडियम पर 1 है, एक लिख लो नीचे। यहाँ पर मैग्नेट पूरे पर क्या है, 1 है, चिन्ह नहीं लिख रहा है, सिर्फ संख्या कितनी आयन की देखिए। अब दोनों में एक है, तिरछा गुणा करेंगे इसमें, तिरछा गुणा करेंगे इसमें, लगभग सब उत्तर जाएगा। Na का गुणा करेंगे Na होगा। हाँ, चिन्ह नहीं लिखेंगे, आयन यहाँ नहीं दर्शाएंगे कहाँ, और ऐसे जोड़ दो इसमें, हो गया Na और वो आपका सोडियम पर मैग्नेट क्या हो जाएगा आपका सोडियम पर मैग्नेट। अगर मैग्नेट बनाना यहाँ का हो जाएगा आपका तो यहाँ हो जाएगा Na2MnO4 प्लस सोडियम मैग्नेट भी हो सकता है, बना सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए सोडियम मैग्नेट बनाना, सोडियम मैग्नेट, मैग्नेट बनाना है, सोडियम क्या होता है Na प्लस, मैग्नेट का होता है वो -2 ना। यहाँ एक है धनायन, यहाँ 2 ऋणायन, इसका गुणा कर दो, इसका ये हो जाएगा Na2 2 है, Na2 इसका गुणा इसमें करेंगे वही आएगा आपका MnO4। ये आपका आयन नहीं लिखा जाएगा। Na2MnO4 क्या कह रहा है, सोडियम मैग्नेट, उसका सोडियम मैग्नेट हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे लिखेंगे। अगला देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल चौथा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इसमें वही प्रक्रिया समझे करना। यहाँ पर आपका क्षारीय मूलक है, अम्लीय मूलक हट लीजिए, आयन से नीचे लिख लीजिए। सोडियम क्या होता है Na प्लस, और सल्फेट SO4 कितने आयन, तो ऋणायन। अब इनके आयनों की संख्या इनके नीचे लिख लीजिए, Na1 SO4 कितने, तो लिख लीजिए। अच्छे तिरछा गुणा कर दो, सरल अनुपात से अनुपात दो, ऐसे सरल अनुपात हो नहीं सकता, तिरछा गुणा कर दीजिए, Na2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और एक ही SO4, आयन नहीं लिखेंगे। Na2 SO4 क्या कारण है, सोडियम सल्फेट इसका नाम क्लियर। ऐसे चाहे इतने बड़े आ जाए, आप आसानी से बना सकते हैं इनका सूत्र। आगे चलेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट ले लीजिए।
या एल्युमिनियम क्रोमेट ले लीजिए, ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम क्रोमेट या मैग्नीशियम क्रोमेट या क्या लेते हैं, देखिए अगला है ना 5वां मैग्नीशियम यहाँ ले लेते हैं 5वां मैग्नीशियम डाइक्रोमेट एक आपका यौगिक है, इसका अशुद्ध बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा क्षारीय मूलक है और कौन सा अम्लीय मूलक। तो मैग्नीशियम आप जानते हैं धातु है, धन आयन होंगे तो क्षारीय मूलक होगा, जाहिर सी बात है। डाइक्रोमेट आपका क्या है, एक परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आयन होता है। अगर ऋण आयन होगा तो अम्लीय मूलक होंगे। इनको आयन से क्या करेंगे कि मैग्नीशियम पर कितने आयन होते हैं, 2 धन आयन होते हैं प्लस 2 डाइक्रोमेट Cr2O7 कितने आयन होते हैं -2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इसका गुणा करिए, दोनों पर 2 2 कैंसिल, वही उतार लो Mg है 2 अनुपात 1 तो आएगा Mg Cr2O7 ये हुआ आपका मैग्नीशियम डाइक्रोमेट। अरे 2 से 2 कट जाएगा ना, एक ही आएगा आपका Mg, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा Cr2O7। Mg Cr2O7 क्या होगा, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट हुआ। अगर हम ऐसे देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिंक डाइक्रोमेट, देखिए छठा आपका छठा है, यहाँ ले लेते हैं जिंक डाइक्रोमेट जिंक क्या होता है, Zn 2 प्लस होगा, डाइक्रोमेट यही भी लिखे थे, क्या होगा आपका Cr2O7 -2। ये आयन समान है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। जिंक का गुणा इसमें, जिंक का पूरे का गुणा इसमें, तब Zn एक ही होगा, Zn ये भी पूरा कर जाएगा Cr2O7, ये हो जाएगा आपका क्लियर। अगर ऐसे ले लें पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट होगा तो यहाँ डाई हट जाएगा बस ना, देख लीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 7वां, यहाँ लेते हैं एल्युमिनियम डाइक्रोमेट, इसको बनाना है एल्युमिनियम डाइक्रोमेट। और एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम Al++, ये 3 धन आयन देता है। डाइक्रोमेट अभी भी आप देखिए Cr2O7 -2। अब देखिए एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, इसके नीचे 3, यहाँ पर 2 माइनस, इसके नीचे 2, इससे सरल अनुपात होगा नहीं दोनों में, क्योंकि 2 से विभाजित होगा नहीं। इसका गुणा कर दें इसमें, इसका इसमें गुणा करिए, क्या हो जाएगा Al कितने हो जाएंगे, तो Al2 6, यहाँ पर Cr2O7 पूरा कितनी बार 3 बार।
Cr2O7 पूरा पूरा क्या है 3 बार है। Cr2O7 कितनी बार 3 बार। Cr2O7 का होल साइड एल्युमिनियम डाई क्रोमेट का और सूत्र होगा। फिर आगे चलते हैं, ऐसे और देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लेते हैं 8वां, हम ले लेते हैं इसका यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड अब देखिए क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों में फर्क है, अंतर है। क्या अंतर है देखना है। देखिए आप पढ़े होंगे अम्लीय क्षारीय मूलक में, यहाँ देख लेते हैं कॉपर की संरचना 2 होती है, यानी कहने का इस पर 2 धनायन होते हैं। एक पर प्लस होता है तो क्या होता है उसका क्यूप्रस होता है। क्यूप्रस अगर आपके कॉपर पर 2 धनायन होते हैं तो क्यूप्रिक कहलाता है। क्यूप्रिक यहाँ पर क्या है क्यूप्रिक, तो कॉपर पर कितने आयन होंगे 2 धनायन। क्लोराइड पर कितने डाल सकते हैं 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 किसका गुणा कर दो ऐसे तो क्या हो जाएगा Cu एक ही है, Cl कितने हैं 2, Cl2 CuCl2 का होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। अगर हमें क्यूप्रस निकालना तो क्यूप्रस निकालने के लिए यहाँ हम ले लेते हैं 7वां क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए क्लोराइड यहाँ क्यूप्रस है यदि कॉपर पर कैसा है 1 धनायन, आपका क्लोराइड पर 1 ऋणायन। अब देखिए यहाँ पर 1 धनायन, यहाँ पर 1 ऋणायन, इसका गुणा करेंगे वही लगभग CuCl क्या हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। या ऑक्साइड देखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड वो भी देख सकते हैं। देखिए दिखा दे रहे हैं तो क्यूप्रस या क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र कैसे बनाएंगे। ऑक्साइड आपका एक अम्लीय मूलक है जिस पर 2 ऋणावेश होते हैं। अब क्यूप्रस और क्यूप्रिक से जुड़ेगा, क्यूप्रस होगा तो प्लस 1 आवेश होगा, क्यूप्रिक होगा तो +2 आवेश होंगे कॉपर पर और दोनों आपस में संयुग्मित होंगे। क्या बनाएंगे आपके सामने दिखाया जा रहा है। देखिए पहला है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक पहला नहीं हमें 2 भी होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाइए। क्यूप्रिक होता है तो Cu 2 धनावेश, ऑक्साइड का होता है वो और 2 ऋणावेश। दोनों निकाल लीजिए, आयनों की संख्या कितनी 2, यहाँ पर भी 2, इसका गुणा कर दो। अगर अनुपात बनाएंगे तो 1:1, 2:2 गुणा करेंगे। कॉपर का 1 में Cu, ऑक्साइड का 1 में, ये आयन नहीं लिखेंगे, ध्यान देना है। CuO का क्यूप्रिक ऑक्साइड। ऐसे अगर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाना, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाना, यहाँ पर कॉपर पर कितना हो जाएगा -1 +1 ऑक्साइड, यहाँ हो जाएगा Cu+1 ऑक्साइड -2, यहाँ 1 है आयन, यहाँ पर 2 आयन है, इसका गुणा कर दो। Cu कितना हो 2, Cu2 हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ 1, ये आपके आयन ही लिखे जाएंगे। Cu2O क्या हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्लियर। अब ऐसे आपके 2 और 13 से
और फेरस है और स्टेनस है और स्टेनिक, आपके जो है इनको देखते हैं। एक होता है फेरिक ऑक्साइड, एक होता है फेरस ऑक्साइड, दोनों ही को देख लेते हैं। देखिए आपका एक है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, देखिए बनाइए। यदि फेरस है, जब फेरस होता है तो यदि पर दो धनावेश होते हैं, ऑक्साइड आप जानते हैं दो धनावेश, आयनों की संख्या इस पर भी दो, इस पर भी दो, उन पर भी एक, गुणा कर दें ऐसे, जो आपका बन जाएगा FeO, क्या कहलाएगा फेरस ऑक्साइड। ऐसे फेरिक ऑक्साइड देख लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में यहाँ आती पर कितने प्लस होंगे, 3 प्लस होंगे, ऑक्साइड पर 2, यहाँ 3 हुआ, यहाँ पर 2, पूरा कर दो ऐसे, यहाँ हुआ कितना 2, Fe2, ऑक्सीजन कितने हुए आपके, यहाँ तो नहीं 3, 3 है, Fe2O3 क्या हो फेरिक ऑक्साइड। ऐसे स्टेनस और स्टेनिक देख लेते हैं। अगर स्टेनस है तो 2 प्लस आवेश होगा स्टेनस पर, स्टेनिक है तो 4 धनावेश होंगे स्टेनस पर, देख लेते हैं। बाकी सब ऐसे जुड़ते जाएंगे और बनते जाएंगे, अणुशुद्ध बनाना आप आसान है, और ध्यान है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक पर कितने धनावेश और कितने ऋणावेश हैं, उन्हीं के अनुसार उनका नाम परिवर्तित होगा। ये ध्यान में रखेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं स्टेनस क्लोराइड, अगला स्टेनस क्लोराइड, अब स्टेनस का, अगर स्टेनस है तो आपका एसएन पर कितने प्लस 2, क्लोराइड आप जानते हैं 1 माइनस होता है, इस पर 2 आयन, इस पर 1 आयन, कितना गुणा करो, एसएन कितना 1 आयन नहीं लिखा जाएगा ऊपर, Cl कितना 2, Cl2, Cl2 इसका सूत्र हो स्टेनस क्लोराइड का। ऐसे आप दूसरा ले लो स्टाइनिक क्लोराइड, स्टाइनिक क्लोराइड, स्टाइनिक पर एसएन पर कितना धनावेश होता है 4, क्लोराइड वही करेगा आपका, यहाँ 4 है, यहाँ 1, इसका गुणा करो, गुणा करेंगे एसएन कितना होगा 1, Cl कितना होगा 4, SnCl4 क्या स्टेनिक क्लोराइड का और सूत्र होगा। ये अणुओं का सूत्र आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और सूत्र से उसका रासायनिक नाम कैसे ज्ञात करते हैं। हाँ।